What is the definition of ionization energy? Ionization energy का definition क्या है? It is the minimum energy required to remove. क्या तुम सबको बोर मॉडल में अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखा था, याद है? बोर मॉडल में आयोनाइजेशन एनर्जी का अपने एक डेफिनेशन देखा था, ठीक है? यस, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. यस, या फिर इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, it is the minimum energy required to remove an electron from ground state to n is equals to infinity. Yes, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम. अगर बहुत सारे एटम्स हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. Minimum energy required to remove loose boundly held outermost shell electron in ground state from one mole of an isolated gaseous atom is known as the ionization potential. ठीक है, तो मतलब जो भी तुम्हारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के बेसिस पे उस इलेक्ट्रॉन को तुमको रिमूव करना है. तो रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी. बट कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट थिंग, अपने को जस्ट बाहर रिमूव करना है. इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. मोस्ट स्लाउली आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड 1 मोल, 1 मोल होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए. आइसोलेटेड का मतलब क्या है? उसका किसी भी और के साथ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए विदाउट एनी बॉन्डिंग विद अदर एटम्स. मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है तो मैं नाइट्रोजन की आयनाइजेशन तो N2 से फाइंड आउट नहीं करूंगा, वो नाइट्रोजन गैस से फाइंड आउट करूंगा. ये उसका डेफिनेशन कि तुमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बट क्या करना है? गैसियस फॉर्म से रिमूव करना है, और एटम किसी भी और के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ये गैस, यहाँ पर ये भी गैस. ठीक है, ओके. अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी. दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सर व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच मतलब एनर्जी में चेंज कितना है, वो भी मैं देखो नेक्स्ट डेफिनेशन वही लिखवा रहा हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच? ठीक है, मतलब कितना एनर्जी चेंज होगा. मतलब अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो एनर्जी तुमको गिवन सब्सटेंस को देना होगा या फिर वो जो सब्सटेंस है वो एनर्जी रिलीज करेगा. अगर तुमको लेट से एक एटम ऐसा है, सर देना पड़ेगा. ये एटम है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको क्या करना है? तुमको इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तुमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? गिवन देना पड़ेगा सब्सटेंस को या फिर रिलीज होगा? रिमूव करना है. डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी, वो क्या होगा? पॉजिटिव. इसको एक और तरीके से भी समझता हूँ. दैट्स तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और फिफ्थ फ्लोर. तो ग्राउंड स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा या फिर फिफ्थ फ्लोर का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? फिफ्थ फ्लोर का. यस, तो तुम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? ग्राउंड से पहुंच कर रहे हो फिफ्थ फ्लोर पर. इनिशियल स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट. फाइनल स्टेट क्या है? फिफ्थ फ्लोर. तो तुम रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हो? प्रोडक्ट की तरफ. यहाँ पे रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो कितना है? +10. और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है? +50. तो चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? 40 का चेंज हुआ. यस और नो? तुम कैसे निकाल रहे हो? तुमने क्या बोला? 40 का चेंज हुआ. कैसे? तुमने क्या किया? तुमने जो फिफ्थ फ्लोर का एनर्जी लिखा माइनस ग्राउंड फ्लोर का एनर्जी लिखा. तो एच क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? एच ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी. प्रोडक्ट का कितना था? 50. प्रोडक्ट का कितना था? 50. और रिएक्टेंट का कितना था? 10. तो 50 -10
we'll get plus 40 kilojoule. Yes. तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच का फॉर्मूला हो जाएगा इट इज एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट. यस नो? मतलब चेंज इन एनर्जी जो है उसको बोलते हैं डेल्टा एच. मैं तुमको ग्राफ प्लॉट करके बता रहा था, द एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इसका कुछ ऐसा ग्राफ आता है. ग्राफ का शेप ऐसा क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये वाला ग्राफ आ रहा है. एक्चुअली इनिशियली क्या है, ये एनर्जी है किसका? रिएक्टेंट का. यहाँ पर ये क्या है? रिएक्टेंट. और ये एनर्जी किसका है? प्रोडक्ट का. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो इस तरीके से ग्राफ आते हैं. ये जो फाइनल पॉइंट है प्रोडक्ट का पॉइंट, या तो प्रोडक्ट का पॉइंट रिएक्शन से ऊपर होगा या फिर प्रोडक्ट का पॉइंट रिएक्टेंट से नीचे होगा. इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से डेल्टा एच क्या होगा तुम्हारे पास? वो होगा एच ऑफ प्रोडक्ट. डेल्टा एच विल बी एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट. तो तुम मुझे बताओ डेल्टा एच किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट? तो डेल एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक. आज के बाद ये जो नई चीज है, अगर तुमको कभी भी एनर्जी गिवन सब्सटेंस को देना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. अगर कभी भी तुमको गिवन सब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अकर करने के लिए नेट एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक. अगर नेट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? तो बच्चे लोग इसका डेल्टा एच कितना होगा? ये डेटा देख के रखा. प्रोडक्ट का एनर्जी पता है, रिएक्टेंट का एनर्जी पता है. व्हाट विल बी द डेल्टा एच फॉर दिस पर्टिकुलर केस? प्लस 40. दैट्स इसका यूनिट किलो जूल पर मोल है. लेट्स अज्यूम 40 किलो जूल पर मोल है. यहाँ पे जो एनर्जी का ग्राफ दे के रखा है तो किसमें है? उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल. अगर तुम क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर प्रोडक्ट में से अगर तुम 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तब रिएक्टेंट मिलेगा. ये सुन, प्रोडक्ट का जो भी एनर्जी है उसमें से अगर मैं 40 सब्ट्रैक्ट करूंगा तब कहीं जाके मुझे रिएक्टेंट मिलेगा. ये सुन, तो क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ? उसको अलग से नहीं लिख के रिएक्शंस के अंदर ही लिखिए. मीनिंग क्या है? if you subtract 40 from product then you will get the reactant. yes or no? या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो क्या, रिएक्टेंट में 40 ऐड कर दो. रिएक्टेंट में 40 ऐड कर दो then you will get product. yes or no? Sir, Yeah. sir, how is the energy going to the product if the energy is already used to eject the electron, right? Then how will it go to the मतलब product? दो डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्टली यू कैन राइट डाउन द इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच. अगर तुम डेल्टा एच के प्रोसेस में लिख रहे हो तो उसको रिएक्शंस के साथ कंसीडर नहीं करूंगा. इसको इस तरीके से मैं लिखूंगा. फर्स्ट वन इज क्लियर? यस नो? मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज किसका डाउट था वो, किसका डाउट था वो? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है छोड़ो. क्या बाकी सब लोगों को क्लियर है ये वाला पार्ट? यस. मतलब अगर सपोज तुम रिएक्शंस का पार्ट में नहीं लिख रहे, उसको सेपरेटली लिख रहे हो तो डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब +40. +40 को और कैसे लिख सकते हो? अगर तुम प्रोडक्ट में से -40 सब्ट्रैक्ट करोगे तब रिएक्टेंट आएगा, या फिर रिएक्टेंट में +40 ऐड करोगे तो प्रोडक्ट आएगा. तो इस तीनों का मीनिंग सेम ही है. ये तीन, दीज थ्री आर द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ये जो तीनों तुमने लिखा है ये तीनों का तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन ही है.
ये चीज ध्यान रखना। These are the definition of ionization energy. Let's say ये रिएक्शन है, इसका डेल्टा एच कितना होगा बताओ। What will be the delta H of for this particular reaction? साइन के साथ बताना है। +30, या इट वुड बी +30। अगर तुमने M गैस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसको बोलते हैं अपन, दिस इज द डेल्टा H is equals to, it is the ionization energy 1 of M gas। तुम अगर M गैस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू M गैस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव कर रहे हैं अपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव कर रहे हैं अपन, M प्लस। दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M प्लस गैस। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ M प्लस गैस। और थर्ड वाले केस में इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव कर रहे हैं, थर्ड वाले केस में एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन किसमें से रिमूव कर रहे हैं, +2 से। So this is called the ionization energy 2, ionization energy 1 of, sorry, ionization energy 1 of M plus 2। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? क्या अगर मेरे को यहां से यहां डायरेक्ट जाना है, तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, M गैस से M+2 जाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 2। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, इसको बोलेंगे I1 ऑफ M गैस। इसको क्या बोलोगे बताओ, क्या इसको मैं I2 ऑफ M गैस बोल सकता हूँ? इनको यहां से यहां आना, +1 को +3 में कन्वर्ट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तुमने, 2। +1 से बच्चे, +1 से +3 आ रहे हैं। तो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज द I2 ऑफ M प्लस गैस, ये सर। और नेक्स्ट वाले केस में क्या है, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, अगर तुम M गैस के रेस्पेक्ट में देखोगे, यहां से यहां आ रहे, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, 3। तो क्या इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द I3 ऑफ M गैस। देखो सब कुछ क्या चीजें हैं। M गैस का I1 मतलब M में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, M गैस का I2 मतलब M प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, M गैस ऑफ I3 मतलब +2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो Sir, I number means the number of electrons we are removing. No? या Okay. Sir. क्लियर सबको ये? जो मैंने रिएक्शन लिखा है फर्स्ट वाला, क्या ये I1 है, I2 है, क्या है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है? M गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, I1 होगा या I2 होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा इन दोनों में से? इट इज द I1 ऑफ M गैस, यस और नो, या I2 ऑफ M गैस? तो ध्यान से सोचो यार क्या चीजें बोली है। I2 क्या है, I2 क्या है, I2 देखो ध्यान से क्या था, I2 था M गैस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ये चीज ध्यान रखना, M गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का कोई डेफिनेशन मैंने नहीं बताया। तो क्या ये, इसको मैं ऐसा लिखूंगा क्या, क्या ये डेल्टा H ऑफ I2 ऑफ M गैस है? नो। डेल्टा I2 का मतलब ये वाली रिएक्शन, अगर तुम M प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा H ऑफ I2 ऑफ M गैस। समझे बच्चे लोग? यस नो? तो सर इसके डेल्टा H को क्या बोलेंगे, इसका डेल्टा H क्या होगा वो बताते हैं अभी। क्या फर्स्ट वाला रिएक्शन सबको क्लियर है? अगर एग्जाम में कुछ भी I1 I2 लिखा है, मेंशन नहीं करके रखा है किसके रेस्पेक्ट में, तो हमेशा M गैस के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर एग्जाम में I1 I2 लिख के रखा और मेंशन नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में, तो हमेशा M गैस के रेस्पेक्ट में लिखने वाले हैं। तो क्या फर्स्ट वाली रिएक्शन को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डेल्टा H ऑफ I1 ऑफ X M गैस, यस और नो? यस नो? और क्या सेकेंड रिएक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा H ऑफ I2 ऑफ M गैस, यस नो? और थर्ड को I3 ऑफ M गैस, यस नो?
क्या सबको ये समझ में आता है ना कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिख के रखा है, ये वाला रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये I1 I2 I3 में से कोई भी एक रिएक्शन नहीं है। यस यस नो, ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, बट अगर Sir, सपोज तुमको, हाँ sir, second pink reaction में one electron should be there on the right. No, how can there be two? ठीक है, ओके Yes, sir. ओके चलो। पर अगर सपोज तुमको लेट से इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड आउट द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन, एम गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो अब तुम्हारे पास 3 रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन। तुम केमिस्ट्री में रिएक्शन को सिंपली ऐड कर सकते हो, यू कैन सिंपली ऐड द रिएक्शन। तो अगर तुम, अब बताओ तुमको एम गैस चाहिए रिएक्टेंट साइड और M+2 गैस चाहिए प्रोडक्ट साइड, तो तुम क्या करोगे? फर्स्ट और टू को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या ऐड कर सकते हैं उसको? जैसे ही तुम ऐड करोगे तो 1+2, तो मैं पूरा एडिशन करके तुमको बता रहा हूँ। तो रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा? रिएक्टेंट साइड में आएगा एम गैस प्लस M प्लस गैस, इट विल गिव M प्लस गैस प्लस M+2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1+2 को ऐड करने से यही मिल जाएगा। देखो रिएक्टेंट साइड में ये, प्रोडक्ट साइड में ये और 2 इलेक्ट्रॉन को एडिशन करके 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस नो? और केमिस्ट्री में ये जो साइन है वो इक्वल टू की तरह ऐड करता है। केमिस्ट्री में जो ये जो तुम्हारा एरो है वो इक्वल टू की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से तुम ये और ये कैंसिल आउट कर सकते हो। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा? एम गैस, इट विल गिव M+2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और उसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन is equals to delta H of I1 plus delta H of that will be X+1। क्या ये सबको क्लियर? ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। क्लियर बच्चे लोग, अच्छे से सबको? यस नो? अगर मेरे को इस रिएक्शन का फाइंड आउट करना है, एम गैस और उसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव किए मैंने, एम गैस में से 3 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या होगा? व्हाट इज द डेल्टा जो सबसे लास्ट में जो रिएक्शन लिख के रखा है? I1 प्लस I2 प्लस I3। वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या उसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस, डेल्टा एच विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस नो? व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ द थर्ड रिएक्शन? देखो एम गैस को M+3 गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग M+1 को M+3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के। सो व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ द थर्ड रिएक्शन? ओके वेरी गुड। कैन आई सिंपली रिटन एज वाई प्लस जेड? यस नो? तो डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए यार, लोग गलती वही करते हैं, ये गलती नहीं करना है यहाँ पे। ये जो यहाँ पर जो चीज लिख के रखा है ना इस रिएक्शन के लिए, ये मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं। I2 ऑफ एम गैस मतलब M+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ये नहीं है कि एम गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। अगर एम गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो इसका मतलब तुमको दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो I1 प्लस I2 का समेशन होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस नो? ओके चलो, अब ये प्रॉब्लम करो। तुमको आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का 1 भी दे के रखा है, 2 भी दे के रखा है, और तुमको इस रिएक्शन का एनर्जी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? ओके बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग बी, इट्स ग्रेट। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका सिंपली सबको समझ में आता है। दिस विल बी द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, इट इज द डेल्टा एच ऑफ I1। आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, पोटेंशियल बोल दो, दे आर द सेम थिंग। IP मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेम मीनिंग है अपने लिए अभी के लिए। दिस प्लस दिस, आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 526
किलो कैलोरी पर मोल। वो हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हमेशा एक मोल के लिए ही डिफाइन है। तो ये देखो यहाँ पे एक 1 मोल लिख के रखा था मैंने। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनो, बट अगर सपोज मेरे को 1 मोल के लिए नहीं चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है energy required to 8 gram of magnesium to magnesium plus 2, energy required to convert 8 gram magnesium to 8 gram magnesium to magnesium plus 2। तो सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यस हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे, वो एक मोल के लिए है 526 किलो कैलोरी पर मोल, बट यहाँ पे 8 ग्राम, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफरेंट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसमें, 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट विल बी 24। तो मोल्स कितने होंगे, क्या मोल्स का फॉर्मूला सबको ये पता है, वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक वेट इज द 8 अपॉन 24, 1/3 मोल्स। तो 1 मोल के लिए 526 रिक्वायर्ड था, तो इसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 526 इंटू 1/3, कितना आ जाएगा 17। इस बार अब यूनिट किलो जूल पर मोल नहीं आएगा, किलो जूल आएगा। वो अभी एक मोल के लिए नहीं है, वो 1/3 के लिए। यस यस नो। तो अगर कुछ भी मेंशन, तो उसका अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो पर मोल के लिए डिफाइन होगा, बट अगर से कोई मोल से चेंज कर दूंगा तो डेफिनेटली एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? ओके चलो। अगर तुम एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, अगर तुम एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द I1? यस नो। इसको मैं कैसा बोल सकता हूँ, दिस इज द I1, I2 ऑफ एल्यूमिनियम। यस। और नेक्स्ट वन इज द I3 ऑफ एल्यूमिनियम। यस। क्या मैं इस यहाँ से यहाँ पे जो आ रहा हूँ, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज द I2 ऑफ एल्यूमिनियम? यस। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस 2 में अगर जाऊंगा तो क्या इसको मैं I2 ऑफ एल्यूमिनियम बोल सकता हूँ क्या? ये गलत है। अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसके डेल्टा एच को क्या बोलूंगा? कैन आई सिंपली से दैट इट इज द डेल्टा एच इज इक्वल टू, यस, क्या इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ? यस नो। ठीक है, इसको नीचे लिखो, ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसा, क्या इसके डेल्टा एच को लेट से I1 दे के रखा है ए, I2 दे के रखा है बी, I3 दे के रखा है सी, तो क्या इसके डेल्टा एच को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ I1 प्लस डेल्टा एच ऑफ I2? यस। क्या इसको मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ? यस नो। अगर मेरे को डायरेक्ट यहाँ जाना है तो उसके मैं ए बी सी के टर्म्स में क्या लिखूंगा, ए प्लस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ए एनर्जी चाहिए, सेकंड को बी और थर्ड को सी, तो तीनों रिमूव करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो एल्यूमिनियम प्लस में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो बी प्लस। वेरी गुड, क्लियर बच्चे लोग सबको अच्छे से, ये मिस्टेक नहीं करेंगे I1 I2 के डेफिनेशन में। यस। अब एक चीज देखो, एल्यूमिनियम के पास कितने प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम के पास कितने प्रोटॉन, 13, इलेक्ट्रॉन कितने, 13। एल्यूमिनियम प्लस के पास कितने प्रोटॉन, 13, एल्यूमिनियम प्लस के पास इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस 2 के पास प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस 3 के पास प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन 10। पी बाई ई रेशियो किसमें ज्यादा आएगा, विच वन विल हैव द हायर पी बाई ई रेशियो? लॉजिकली सोचो यार, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 3, हायर 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 किसमें होगा, 13 से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट वाले में 10 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन इसमें कम होगा जिसका पी बाई ई रेशियो ज्यादा, जिसका पी बाई ई रेशियो ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव, जिसका पी बाई ई रेशियो ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा। और लॉजिकली भी सोच सकते हो, यहाँ पे देखो 13 11 को अट्रैक्ट कर रहा है और 13 12 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा? एक केस में 13 प्रोटॉन 11 को अट्रैक्ट कर रहा है और एक में 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, 13 12 में, 13 11 में? एल्यूमिनियम प्लस 2। यस। तो वहां पे क्या होगा, एल्यूमिनियम प्लस 2 में क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर वहां पे तुम्हारे पास अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट या इजी?
डिफिकल्ट, तो मतलब +2 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I3 जो होगा I1 से ज्यादा होगा? यस, I3 जो होगा वो I2 से ज्यादा होगा। सॉरी, +2 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू +1। और वही अगर सपोज तुम +1 और 0 की बात करोगे, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस की बात करेंगे, तो जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है? +1 का ज्यादा है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि I2 भी ज्यादा होगा I1 से? यस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एल्यूमिनियम +2 में क्या है? 13 11 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम +1 में क्या है? 13 12 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 13 11 में क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होने का मतलब I3 क्या होगा? वो ज्यादा होगा किससे? I2 से। यस, यस, नो। तो सक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो इंक्रीज होती रहती है। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी? यस, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी? यस, यस, नो। तो फर्स्ट पॉइंट वही लिख के रखा है, देख। For an atom, successive ionization energy as follows: first, second, and third. Third ionization potential ज्यादा होगा as compared to second ionization potential. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो। क्या फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, नो? ओके। इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करना है वो गैसेस स्टेट से करना है या फिर सॉलिड स्टेट से करना है? गैसेस स्टेट से करना है, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड, अगर सर सॉलिड है तो सर सोडियम, सोडियम तो मेटल है, तो सॉलिड स्टेट में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें क्या? नहीं। सोडियम क्या है तुम्हारे पास? आइसोलेटेड भी होना चाहिए और गैसेस होना चाहिए। भले ही सोडियम जो है वो मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पर तुम इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव नहीं करोगे। पहले जो सोडियम सॉलिड में है उसको कन्वर्ट करोगे गैस में। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? किसी को पता है वो एनर्जी क्या बोलते हैं उसको? पता होगा यार। सब्लिमेशन। तो पहले तुमको सोडियम का सब्लिमेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं? आयोनाइजेशन। तो लेट्स से ये देखो, क्या जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन लिख के रखी है, क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम का? यस, नो? Sir, but all substances aren't sublimable, right? नो सब्लिमेशन, बट अपने को So हमेशा then how can we गैसेस, find? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना है। तुम सबको गैस, तुम सबको कर सकते हो गैस फॉर्म में कन्वर्ट, सारे एलिमेंट्स को। हाँ, टेम्परेचर डेफिनेटली उसका डिफरेंट होगा, बट हमेशा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही तुमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। Okay, sir. Sir, और solid से क्यों नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन? बच्चे, एनर्जी जो डिफाइन है वो सबके लिए इक्वल फॉर्म में डिफाइन है। अब जैसे कि अगर सपोज मेरे को किसी को मेल्ट ही करना है, मेरे को किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर भी करना है, लेट्स से मेरे को वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है और Fe का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तुमको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। यस, यस, नो? मैं ये बोला, अगर तुमको कोई भी चीज कंपेयर करनी है तो सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज Fe भले ही सॉलिड फॉर्म में है, वाटर भले ही लिक्विड फॉर्म में है, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, अगर आयरन सॉलिड फॉर्म में है और वाटर तुम्हारे पास लिक्विड फॉर्म में है, पर अगर मेरे को मेल्टिंग का डेफिनेशन लिखना है तो मैं हमेशा मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या लिखूंगा? तुमको आयरन सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और वाटर में भी उसको आइस को कन्वर्ट करना है किसमें? लिक्विड में। तो उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? सबको एक लेवल के बेसिस पे वो डेफिनेशन सबके लिए इक्वल सेम होगा। ऐसा नहीं कि लिक्विड, अगर वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो उसके लिए अलग डेफिनेशन, Fe सॉलिड है तो उसके लिए अलग डेफिनेशन, ये नहीं होने वाला है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? सर, तो उनको एक ही मतलब स्टैंडर्ड पे लाएंगे यस, एक ही स्टैंडर्ड पे लेके उसका डेफिनेशन लिखेंगे, तभी तुम कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज कंपेयर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसीलिए ओके। सारे के सारे जो है गैसेस सब्सटेंस से पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली अगर तुम कन्वर्ट करोगे, क्या इसको तुम ऐसा बोल सकते हो, दिस इज द डेल्टा आयोनाइजेशन ऑफ एम गैस? यस, नो? क्या इसको मैं I1 ऑफ एम गैस बोल सकता हूँ क्या इस रिएक्शन को?
क्योंकि सॉलिड दे के रखा है। क्या सेकंड वाली रिएक्शन को, क्या इस वाली रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ क्या सोडियम गैस है, सोडियम प्लस गैस है, दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द I1 ऑफ एम गैस, इसको अपन बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, इसको क्या बोलेंगे। और मेरे को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच ऑफ एनर्जी। सर सब्लिमेशन एनर्जी सब एलिमेंट्स का अलग होगा, राइट? यस, सबका अलग होगा। तो क्या जो ऊपर जो रिएक्शन लिख के रखी थी, क्या वो डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी था ना, वो सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी का समीशन था, इसीलिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी मैंने नहीं बोल के रखा था। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? यस नो? बच्चे हमेशा नेसेंट में हो सकता है, अगर तुमको वेदांत का भी अच्छा डाउट है सर, अब सोडियम तो नेसेंट के फॉर्म में है, उसमें कोई प्रॉब्लम, बट अगर क्लोरीन है, क्लोरीन तो गैस फॉर्म में है, तो अगर नेचर में क्लोरीन गैस फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले ब्रेक करूंगा फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। तो उसका मतलब वेदांत तेरा जो डाउट है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को पहले तो एनर्जी देगा, उसको ब्रेक करेगा, और फिर जो एक क्लोरीन एटम मिला है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो ये उसका डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके वेदांत, ये चीज ध्यान रखो। अपने को हमेशा नेसेंट फॉर्म जो है, आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब नेसेंट फॉर्म ही हुआ एक तरीके से, आइसोलेटेड का मतलब वो किसी भी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करना चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बट Cl2 में क्या हो रहा है, Cl के एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलूंगा मैं। इसको कभी भी मैं चाहिए तो लिख भी लेता हूँ, अगर तुम्हारे पास Cl2 है, अगर तुम Cl2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो क्या इसको मैं ऐसा बोलूंगा, दिस इज अ डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl। क्या ये सही है क्या? यस नो? Cl2 नहीं चाहिए, Cl चाहिए अपने। आई होप ये सबको पॉइंट क्लियर है। यस, यस नो? हाँ, क्या डाउट है हेलो बोलो। सर। हाँ सर बोलो। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एच? बिकॉज ऊपर आप डेल्टा आईपी लिख रहे थे और यहाँ पे डेल्टा एच इज सब्लिमेशन प्लस आईपी। डेल्टा मतलब नेट एनर्जी चेंज है, इट इज अ प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, दैट्स इट। वो कुछ भी हो सकता है, वो सब्लिमेशन भी हो सकता है, आयनाइजेशन भी हो सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन भी हो सकता है, बहुत सारे डेल्टा होते हैं, 6-7 डेल्टा अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बट उसमें से एक अभी अपन कवर करें, दैट इज अ डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी चेंज कितना है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का, दैट्स इट। ओके सर। सर एंड दोज व्हिच आर ऑलरेडी इन गैसियस फॉर्म, उनका तो सब्लिमेशन एनर्जी होगा ही नहीं ना फिर? हाँ नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, उनका डेल्टा है सब। सर तो उनका फिर डेल्टा एच कम आता है ना टोटल? हाँ, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, it will be the electron volt per atom. Electron cannot be removed from the solid state of an atom. It is converted in the gaseous form. Energy required for conversion from solid state to gaseous state is called a sublimation energy. Ionization potential is always an endothermic process. वो हमेशा क्या होगा, endothermic होगा। उसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, या फिर किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल एंड किलो जूल पर मोल। क्या तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल में रिलेशन पता है? डू यू नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एंड किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल? कितना होता है वो, 96.34 किलो जूल पर मोल। अगर मेरे को किलो जूल में किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 1 किलो जूल वुड बी 1/4.1 किलो जूल इज इक्वल टू 1/4.18 किलो कैलोरी। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको डिवाइड करना होगा किससे, 4.18। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो एक और चीज सुनो, अगर जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट?
Z इफेक्टिव इज मोर, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी और डिफिकल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कम, मोर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल? यस। ठीक है। अगर किसी का दो ऐसे चीजें, ऐसे देखो, एक ऐसा है एटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और एक ऐसा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस किसका ज्यादा, फर्स्ट का या सेकंड का? डिस्टेंस किसका ज्यादा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट या सेकंड? तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कहाँ पर इजी है, सेकंड में या फर्स्ट में? सेकंड में, क्योंकि साइज क्या है, ज्यादा। साइज ज्यादा है, एलिशिया ध्यान से सोचो, न्यूक्लियस का सेकंड में अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। साइज जितना ज्यादा होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। यस एलिशिया, यस नो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिसका साइज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजियर? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यस, यस नो? अगर दो ऐसे एलिमेंट है जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतना कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना इजियर होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना क्या होगा, इजियर होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यस, चलो। एंड व्हाट अबाउट द स्क्रीनिंग इफेक्ट? अगर किसी का सिग्मा ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, सिग्मा ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? सिग्मा ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। जेड इफेक्टिव का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। अगर जेड इफेक्टिव कम है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी या डिफिकल्ट? इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस। यस, yes. So can I simply say that ionization potential is inversely proportional to screening effect? Yes. Point 1 ABC में किसी को कुछ डाउट है? In point ABC, is there anyone को कुछ डाउट है? Yes, no? Okay, that's great. अब नेक्स्ट देखो, किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, एस का या पी का? एस और पी में से किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, एस का। वेरी गुड। तो किस पे अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन का, एस पे या पी पे? एस पे। तो कहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, एस में से या पी में से? एस में। एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। अगर पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, तो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट। तो कैन आई सिंपली से दैट पेनिट्रेशन पावर, सॉरी, आयनाइजेशन पेनिट्रेशन पावर इज, सॉरी, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। इनडायरेक्ट वर्ड में जेड इफेक्टिव के ही प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज एस पी डी एफ। एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। इसका मतलब एस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एफ। यस, ओके, ग्रेट। एक और चीज सुनो, क्या तुम नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हो क्या? क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज उसका फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यस और नो? तो अगर कोई भी फुल्ली फील्ड है या फिर हाफ फील्ड है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। लेट्स से P3 है, P5 है, F7, सॉरी, P3 है, D5 है। हाफ फील्ड मतलब P में 3 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन, F में 7 इलेक्ट्रॉन। फुल फील्ड मतलब P में, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 आर द मोस्ट स्टेबल देन अदर्स, सो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। जो पॉइंट मैंने D एंड E लिखा है ना, D एंड E, ये जनरली सिग्निफिकेंट रोल करेंगे जब तुम्हारे पास कंपेयर करोगे एडजेसेंट एटम के बारे में। अगर कोई दो एडजेसेंट एटम है, उसको अगर कंपेयर करना है, तो थर्ड डी एंड ई फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये चीज तुमको ध्यान रखनी है बच्चे। वहां पर एक, वेदांत, हाफ फील्ड कैसे बोलोगे S1 को? S1 हाफ फील्ड, वहां पे एक ही तो ऑर्बिटल है, उसको हाफ फील्ड थोड़ी बोले।
और अगर मैं हाफ फील्ड, अगर मैं P3 और P6 की बात करूं, एक मैंने बात किया P3 का और एक मैं बात कर रहा हूँ P6 का, तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन ज्यादा स्टेबल होगा, P3 वाला या P6 वाला? P6 विल बी द स्टेबल, क्योंकि उसका क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यस, Sir, why like this? But P3 and P6 both have symmetrical distribution, right? सिमेट्रिकल, और P6 है ना बच्चे, वो और ज्यादा स्टेबल होगा, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है वो, और P3 में हाफ फिल्ड ही हो। सर नहीं, लेकिन अगर आपके 3 ऑर्बिटल है पी के, हर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड P6 में भी हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो सेम ही हुआ ना स्टेबिलिटी तो। तो तुम बोल रहा है कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सेम होगा, ऐसा? सर क्योंकि दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ना, P3 और P6। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सर आइडियली P6, लेकिन सर उसका रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा मतलब, फुल्ली फिल्ड है। ओके सर। हाँ वेदांत, तुम सही बोल रहे हो, जो तुमने लिखा है वो स्टेटमेंट सही है तुम्हारा, वही मैं चीज इसको एक्सप्लेन कर रहा था दक्ष को। अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो और भी ज्यादा सिमेट्रिकल है एज कम्पेयर टू द हाफ फिल्ड। अगर ज्यादा सिमेट्रिकल है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके दक्ष? सर और सिमेट्रिक कैसे होगा सर, 3 3 पहले और फिर 2 2 दूसरे में? मतलब? सर मतलब P6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, P3 में हम्म 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, तो हम्म ऑलमोस्ट मतलब सिमेट्री तो दोनों में ही है ना। सिमेट्री दोनों में, ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होगा, मैं वो चीज बोल रहा हूँ तेरे को। ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, तो लॉजिक, मैं ऐसा नहीं बोला कि P3 वाला स्टेबल नहीं, ये चीज मैंने नहीं बोली, बट अगर P3 और P6 है, एक में फुल्ली फिल्ड है और एक में हाफ फिल्ड है, तो कहाँ तू लॉजिकली सोच के बता कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा? दोनों में से कंपेरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट तो होगा, बट दोनों केसेस में ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ पे? सर हेलो, P6 होंगे। वही तो चीज बोल रहे हैं, वही चीज मैं तुमको डिस्कस करने को, अभी तो कोई एग्जांपल से तेरे को समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल, वहां से तुमको चीजें क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है कम होता है? इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज? इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। और अगर तो टॉप टू बॉटम में जाओगे तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है इंक्रीज, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। तो अगर सपोज तुम्हारे पास ये रहा पीरियोडिक टेबल, बेटा ये है पीरियोडिक टेबल, अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो कम हो रहा है। तो मुझे बताओ कि हाईएस्ट किसका होगा और लोवेस्ट किसका होगा? हाईएस्ट किसका होगा, हीलियम, क्योंकि इसके बाद तो डिक्रीज होगा। और लोवेस्ट किसका होगा, फ्रांशियम। बट फ्रांशियम की प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डिस्कस नहीं करते हैं, तो क्या लिखूंगा, सीजियम। फ्रांशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हीलियम क्या होगा, हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट किसका है, हीलियम, और लोवेस्ट किसका है, फ्रांशियम का होना चाहिए था, बट फ्रांशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। क्या वो पॉइंट सबको क्लियर? सर cesium is not radioactive, it is used in atomic clocks, no? इट इज नॉट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Okay sir. तो ये तुम्हारा नॉर्मल ट्रेंड आ गया। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होगा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट और एक होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो, अगर मैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, इन केस ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? व्हाट इज द नॉर्मल ट्रेंड? ये ट्रेंड आना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। कहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है, एस में से या पी में से? एस में से। तो ये क्या करता है, ये स्लाइटली जंप करके
बोरॉन से आगे आ जाता। सर एक ही जंप करेगा, यस एक ही जंप करेगा सर। अपने को कैसे पता है? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेरिलियम के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास पेनिट्रेशन पावर बोरॉन से स्लाइटली ज्यादा होता है, बिकॉज यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस ऑर्बिटल, मतलब एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पी। इसका डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन सा है? डी। जो ऊपर दो डी पॉइंट देखा था, देखो, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबशेल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन पावर एस, एस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पी। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नॉर्मल नहीं होकर क्या होगा, डी वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर? नेक्स्ट, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन का हाफ फील्ड नहीं है, ये भी जंप करेगा। जंप एक का ही होगा। एक का क्यों होगा सर? बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आयन, मतलब अपने पास थ्योरेटिकल भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल के साथ साथ अपने पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा भी है। एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे वी विल कंपेयर के जंपिंग एक का होगा या फिर दो एटम्स के ऊपर का होगा। इसका रीजन क्या है? यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा था? हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस नो? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा? सबसे लोवेस्ट होगा किसका? लिथियम का। उससे ज्यादा बोरॉन, बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, नियॉन का फ्लोरीन से स्लाइटली और ज्यादा हो, जिसका फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डन? यस नो? सर नोबल गैसेस का वंडरवॉल रेडियस भी होता है ना, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अगेन तेरे को क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं? यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी एक अच्छा डाउट है कि सर वंडरवॉल रेडियस के कारण उसका रेडियस तो बहुत ज्यादा होगा, रेडियस भी ज्यादा है, तो उसका आयनिक एनर्जी तो कम होना चाहिए था सर। पर एक्चुअल में यहाँ पर क्या करते हैं, जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है वो भी तुम्हारे माइंड में जो चीजें अभी, इसीलिए एक्सेप्शन में क्या लिख रहे हैं कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा, वी डोंट नो। अगर रेडियस से कंपेयर करने जाओगे तो आयनिक एनर्जी सबसे कम आना चाहिए था नियॉन का, और सबसे ज्यादा आ रहा है। रीजन क्या है? वहां पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर अपने को कैसे पता डोमिनेटिंग फैक्टर वो है? बिकॉज वी हैव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, तो वहां से कमेंट कर सकते हो बस। क्लियर? ओके सर। चलो नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? जिस तरीके से बेरिलियम ने जंप किया है बोरॉन के ऊपर से, क्या तुमको ये चीज समझ में आती है? नॉर्मल ट्रेंड ये आना चाहिए था थर्ड पीरियड एलिमेंट का। अगर बेरिलियम जंप कर रहा है तो मैग्नीशियम भी जंप करेगा, यस। और यहाँ पे फॉस्फोरस भी जंप करेगा, यस नो? वही सेम रीजन, यस नो? आर्गन का तो बहुत ज्यादा होगा, तो आर्गन के लिए ये कर सकते हो। आर्गन जंप नहीं करेगा, उसका स्लाइटली ज्यादा बोल सकते हो, यस नो? सबसे कम, सबसे कम सोडियम का, सबसे कम सोडियम का, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, then magnesium, then silicon, then sulfur, phosphorus, chlorine, then yes, yes, no? Is it clear to everybody? लास्ट पॉइंट अपन क्या करें, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का एंड फिफ्थ पीरियड का। तो होगा क्या, नॉर्मल ट्रेंड क्या आना चाहिए? सबके नॉर्मल ट्रेंड लिख लेता हूँ। यस, यस नो? बेरिलियम जंप करेगा बोरॉन से, सॉरी, बेरिलियम जंप करेगा क्या? यस नो? रीजन पेनिट्रेशन पावर। नाइट्रोजन भी जंप करेगा, वैसे मैग्नीशियम भी जंप करेगा, फॉस्फोरस भी जंप करेगा।
वैसे कैल्शियम भी जंप करेगा और आर्सेनिक भी जंप करेगा, बट आफ्टर दैट किसी का भी जंपिंग नहीं होगा। आफ्टर दैट फोर्थ पीरियड के बाद में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है, नॉर्मल ट्रेंड से आएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था या सी पॉइंट था, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और ये डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों है, ए बी सी, ए और बी लिख दो। डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों है, या तो तुम रेडियस से देख सकते हो, जो नॉर्मल ट्रेंड आना चाहिए था वही नॉर्मल ट्रेंड आ रहा है। डोमिनेटिंग फैक्टर जो डी और ई वाला था वो नहीं हो रहे। वी नो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, वहां से तुम कमेंट कर सकते हो कि डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा। तो पीरियड नंबर 2, 3 एंड 4 में तो जंपिंग होता है, बट 5 और 6 में कोई भी जंपिंग नहीं होता। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? तुम नॉर्मली देख के ये कमेंट नहीं कर सकते सर किसमें जंपिंग हो रहा है किसमें जंपिंग नहीं हो रहा है। वी डोंट नो, बिकॉज 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कब कौन सा फैक्टर डिपेंड कर रहा है तुम थ्योरेटिकली कंपेयर नहीं कर सकते हो, रदर देन तुमको उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ना पता। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश है। तुमको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क। Sir, that I had asked, how is the energy going to the product? It is used in injecting the electron, right? अच्छे, एनर्जी हर एक सब्सटेंस जो है उसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एनर्जी है। इस नेचर में जितने भी सब्सटेंस रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ना किसी रिएक्टेंट से बने होंगे। तो उस रिएक्टेंट का भी कुछ एनर्जी होगा और प्रोडक्ट का भी कुछ एनर्जी होगा, और उसमें जो चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, इसको और सिंपल वे में समझाता हूँ कि लेट्स से जो तेरा ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा वॉइस क्रैक कर रहा है क्या? दक्ष क्या बोल रहा है, जल्दी बोल यार, मेरा एक और लेक्चर है अभी 10 मिनट में। दक्ष आर यू देयर? ओके दक्ष, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है क्या? सिद्धांत बोलो। Yes, sir. Sir, in the second period in the trends, sir, for the jumping of beryllium, can we say that it is because of the fully filled, because it has configuration 1s2 2s2? यस बच्चे बोल सकते हो, फुल्ली फील्ड के कारण भी बोल सकते हो, बट जनरली अगर दोनों ऑप्शन आए तो पेनिट्रेशन पावर थोड़ा सा अपन हायर साइड पे लिखेंगे। फुल्ली फील्ड वाला कंसेप्ट भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। Okay, sir. और अगर दोनों ऑप्शन आ रहे तो अपन पेनिट्रेशन पावर लिखेंगे। ओके दक्ष, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। सर हेलो हेलो हाँ सर, बोलो। मुझे एक चीज में डाउट था कि वो L बिलोंग्स टू 0 to n-1 होता है, तो वो अपने को सबशेल बताता है ना? हाँ सर जैसे कि आपने एक सम कराया था ना हमें, L बिलोंग्स टू 0 to n+1, सर उसके अंदर फिर आपने 3s 2d और 3b कराया था, तो उसमें f भी आना चाहिए ना? एफ क्यों आना चाहिए? एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बच्चे, वो वाली सीरीज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर एन का। तो एन का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेगा तो वहां पे 1f आएगा, 2f थोड़ी आएगा। 2f एग्जिस्ट करेगा, 1f 2f एग्जिस्ट करेगा, बट पीरियड नंबर 3 में एग्जिस्ट नहीं करेगा माइंड। वो नेक्स्ट वाले में पीरियड नंबर 4 में एग्जिस्ट कर सकता है। मेरे को 3 के लिए क्या करना था, वो सीरीज जो लिखा था ना, ns np n-1d n-2f, वो सीरीज में n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यस सर। सर जैसे अगर n का वैल्यू 2 होगा तो उसके अंदर 0 1 मतलब s और यही आएगा ना, p? हाँ, s और p आएगा। यस ओके सर। ओके।